चले, तो कहां तक हमारा हो गया था? हमने जो है लास्ट लेक्चर में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का इंट्रोडक्शन पार्ट हमने देखा, और इंट्रोडक्शन पार्ट में साथ में हमने जो है यहां पर पहली प्रॉपर्टी के लिए हमने जो है स्ट्रेस को हमने यहां पर डिफाइन किया। व्हाट इज स्ट्रेस? हाँ जी, स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस को डिनोट किया जाता है आपका किससे? सिग्मा से डिनोट किया जाता है, और स्ट्रेस इज डिफाइंड एज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया एट एनी सेक्शन। तो किसी सेक्शन पर जो है रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या बोला जाता है? स्ट्रेस डेवलप्ड बोला जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द फोर्स। तो नेचर ऑफ द फोर्स के बेसिस पर ये जो स्ट्रेस है ये कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। अगर नेचर ऑफ द लोड जो है टेंसाइल है तो वो कौन सी होगी? टेंसाइल स्ट्रेस होगी। और अगर नेचर ऑफ द फोर्स आपका कंप्रेसिव है तो कौन सी? कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होती है। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग टेंसाइल स्ट्रेस को हम क्या बोलेंगे? हम क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। और कंप्रेसिव स्ट्रेस को हम क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। क्लियर है? ये हमने बताओ, बताइए। टेंसाइल को हमने पॉजिटिव और कंप्रेसिव को हमने क्या बोला था? यहां पर नेगेटिव बोला था। मैं एक बार लास्ट चैप्टर जो है आपको रिवाइज करा रहा हूं, लास्ट टॉपिक जो है रिवाइज करा रहा हूं, उसके बाद आगे के अगर हम स्ट्रेस की बात करें डिपेंडिंग अपॉन द क्रॉस सेक्शन, तो क्रॉस सेक्शन के बेसिस पर स्ट्रेस कितने टाइप की होती है? दो टाइप की होती है। एक को आप क्या बोलते हैं बताओ? इंजीनियरिंग स्ट्रेस बोलते हैं। एक आप बोलते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रेस, और दूसरा आप क्या बोलते हैं? दूसरा आप क्या बोलते हैं बताओ? एक्चुअल, या आप कह सकते हैं उसको ट्रू, या उसको क्या बोला जाता है? एक्चुअल स्ट्रेस बोला जाता है। एक्चुअल स्ट्रेस बोला जाता है। अगर हम यहां पर बात करें इंजीनियरिंग स्ट्रेस, तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। और अगर हम बात करें रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया, एक्चुअल क्रॉस सेक्शनल एरिया, इसको क्या बोला जाता है? इसको एक्चुअल या ट्रू स्ट्रेस बोला जाता है। तो ये आपका क्या है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस। अगर रेजिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है उसको अगर आप जो पहले मेंबर का क्रॉस सेक्शन था उस क्रॉस सेक्शन से अगर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या निकल कर आ जाएगा? इंजीनियरिंग स्ट्रेस निकल कर आ जाएगा। और जब लोड लगने के बाद मेंबर का क्रॉस सेक्शन चेंज होता है, अगर आप रेजिस्टिंग फोर्स को उस क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करते हैं, एक्चुअल क्रॉस सेक्शन से डिवाइड करते हैं आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द लोड, तो आपके पास स्ट्रेस कौन सी? ट्रू और एक्चुअल स्ट्रेस होती है। और हमने बोला कि अगर हम यहां पर बात करते हैं टेंशन में, अगर हम टेंशन की बात करते हैं तो टेंशन में क्या होता है भाई? अगर हम इन टेंशन की बात करते हैं और इन कंप्रेशन, तो टेंशन और कंप्रेशन में क्या होता है? इन टेंशन, और सेकंड हम बात करेंगे इन कंप्रेशन। तो टेंशन और कंप्रेशन में क्या होता है भाई? तो बताओ, टेंशन में टेंशन लोड लगने की वजह से मेंबर का जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होता है भाई? मेंबर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? मेंबर का क्रॉस सेक्शन टेंशन में क्या होगा? इंक्रीज होगा। लेंथ जो है इसकी क्या होगी? इंक्रीज होगी। और क्रॉस सेक्शन जो है इसका क्या होगा? डिक्रीज होगा। जब क्रॉस सेक्शन, ये इसका ए नोट है, ये इसका ए नोट है, और ये इसका क्या है? एक्चुअल है। ये ए एक्चुअल है। और अगर हम यहां पर बात करें तो बताओ, एक्चुअल एरिया कम हो रहा है, इसका मतलब है कि टेंशन में जो ट्रू स्ट्रेस है वो किससे ज्यादा होगी? इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा होगी। तो इन टेंशन आप कह सकते हैं कि यहां पर जो ट्रू या आपकी जो है ट्रू, या इसको हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल स्ट्रेस। एक्चुअल स्ट्रेस जो है वो किससे ज्यादा हो रही है? इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो रही है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस से ज्यादा हो रही है। और इसका ठीक उल्टा जो है वो क्या होगा? यहां पर जो है, क्योंकि यहां पर ए नॉट जो है वो लेस देन ए एक्चुअल होगा, यानी इसका मतलब है कि इसमें इसका ठीक उल्टा, जब कंप्रेशन होगा तो कंप्रेशन में ए नॉट इज ग्रेटर देन क्या होगा? यहां पर ए एक्चुअल होगा। ए एक्चुअल होगा, यानी इसका मतलब है कि यहां पर क्या हो जाएगा भाई? बताइए, यहां पर क्या होगा? तो यानी इसका मतलब है कि यहां पर इंजीनियरिंग स्ट्रेस जो है, ये इंजीनियरिंग स्ट्रेस, उल्टा लिख लिया, उल्टा, ये आपका क्या है? ए एक्चुअल, यहां पर सॉरी उल्टा लिख लिया। यहां पर जो है ये ओरिजिनल की वैल्यू क्या है? यहां पर ज्यादा है। और अगर हम यहां पर बात करें तो यहां पर एक्चुअल की वैल्यू क्या होगी? यहां पर ज्यादा होगी।
तो इस केस में जो है यहां पर एक्चुअल, ये आपका एक्चुअल कम है तो इसलिए ट्रू स्ट्रेस ज्यादा होगी, और इस केस में इंजीनियरिंग स्ट्रेस इज मोर देन दी क्या होगा यहां पर, एक्चुअल स्ट्रेस होगा या ट्रू स्ट्रेस होगा, एक्चुअल स्ट्रेस होगा। ये लास्ट लेक्चर तक हम यहां पर देख चुके हैं। बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलिए आगे जो है हम स्ट्रेस के बाद यहां पर डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेन। तो सेकंड टर्म यहां पर हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द स्ट्रेन। तो स्ट्रेन को यहां पर डिस्कस करते हैं, और स्ट्रेन को रिप्रेजेंट किया जाता है एप्सिलॉन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर हम स्ट्रेन को डिफाइन करें तो स्ट्रेन क्या बताता है भाई? स्ट्रेन बताता है कि मेंबर कितना लंबा और कितना छोटा होगा। यानी इसका मतलब है किसी मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग, और उसकी एलोंगेशन और शॉर्टनिंग को कौन रिप्रेजेंट करता है? तो किसी मेंबर के जो कि किसमें, लोड में सब्जेक्टेड है, और उसके एलोंगेशन और शॉर्टनिंग को आपको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके एलोंगेशन और शॉर्टनिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एक टर्म है स्ट्रेन, उससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स दी elongation or shortening of the member, elongation or shortening of the member, अगर हम मेंबर की elongation और shortening की हम बात करते हैं, elongation का मतलब है इंक्रीज इन द लेंथ। इंक्रीज, ये क्या होता है आपका? elongation का मतलब होता है इंक्रीज इन लेंथ, इसको क्या बोला जाता है? elongation। और शॉर्टनिंग की अगर हम बात करते हैं तो डिक्रीज इन लेंथ। यानी इसका मतलब है कि अगर हमको जो है इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ को किसी जो है लोडिंग मेंबर में हमको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए आपको एक टर्म यूज करनी पड़ेगी जिसको क्या बोला जाता है? जिसको स्ट्रेन बोला जाता है। क्लियर? स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? अगर आपको स्ट्रेन को डिफाइन करना है तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं? तो स्ट्रेन को कैसे डिफाइन करते हैं, ये आपका डिपेंड करता है कि आपका लोड जो है वो किस टाइप का है। तो नेचर ऑफ द लोड, यहां पर हम मान लेते हैं कि नेचर ऑफ द लोड कैसा है? बताओ, बॉडी के अवे लग रहा है, इट मींस ये क्या कर रहा है? खींच रहा है बॉडी को। अगर खींच रहा है तो इस टाइप के लोड को क्या बोलेंगे भाई? ये किस टाइप का लोड होगा? ये किस टाइप का लोड होगा? बताओ, ये किस टाइप का लोड होगा? और देखो, जब भी हम आगे यहां पर बात करेंगे, तो जब भी हम जो है यहां पर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो हम जनरली यहां पर जो है किसकी? इंजीनियरिंग स्ट्रेस की बात करते हैं, ना कि हम एक्चुअल स्ट्रेस की बात करते हैं। ठीक है? जब भी हम कॉन्सेप्ट में बात करेंगे तो यहां पर जो है कौन से फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है? तो कौन से फॉर्मूले को? इंजीनियरिंग स्ट्रेस के फॉर्मूले को फॉलो किया जाता है। यानी जब भी हम आगे जो है यूज करेंगे स्ट्रेस, तो स्ट्रेस की वैल्यू जो है वो इंजीनियरिंग स्ट्रेस को डिफाइन करेंगे। और इंजीनियरिंग स्ट्रेस क्या होता है? रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट ओरिजिनल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द मेंबर। ठीक है? अब मान लेते हैं इसकी लेंथ जो है वो कितनी है? लेंथ इसकी कितनी है? एल है। लेंथ कितनी है इसकी? एल है। यानी ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी? एल नॉट मान लीजिए। एल नॉट क्या है? इस मेंबर की ओरिजिनल लेंथ है। जब यहां पर टेंशन फोर्स लगेगा तो बताओ ये टेंशन फोर्स का जो इफेक्ट है इस मेंबर पर क्या होगा? बताओ, इस टेंशन फोर्स का इस मेंबर पर क्या इफेक्ट होगा? टेंशन फोर्स की वजह से ही खींचेगा। जब टेंशन फोर्स की वजह से खींचेगा तो क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर रिड्यूस होगा, और लेंथ ऑफ द मेंबर क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं? बताओ, लेंथ ऑफ द मेंबर क्या होगी? इंक्रीज होगी। पहले एल नॉट थी, अब जो है लेंथ कितनी हुई? बताओ, पहले एल नॉट थी, अब लेंथ कितनी हो गई? पहले लेंथ जो है इसकी एल नॉट थी, अब यहां पर ये जो है ये लेंथ में चेंज आया कि नहीं? बताओ, किसके कारण? ड्यू टू अप्लाइड लोड। ये जो है इस मेंबर के लेंथ में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। बताओ, ये मेंबर के लेंथ में चेंज आ रहा है। यानी अगर हम यहां पर बात करें तो अगर इसका आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड, वो अगर इसकी वैल्यू लेंथ जो है इसकी L1 हो जाती है,
तो बताओ यहां पर चेंज इन लेंथ क्या होगा, L1 माइनस डेल्टा L1 माइनस L नोट होगा कि नहीं, बताओ। तो अगर हमको इस मेंबर को के लिए इस लोड के कारण स्ट्रेन वैल्यू को डिफाइन करना है, तो स्ट्रेन वैल्यू को कैसे डिफाइन करेंगे, मैंने क्या बोला, स्ट्रेन एक प्रॉपर्टी है किसी मटेरियल की जो कि उस मटेरियल के लोड लगने के कारण उसके इलोंगेशन और शॉर्टनिंग को रिप्रेजेंट करता है। इलोंगेशन का मतलब है उसकी लेंथ में इंक्रीज होना और शॉर्टनिंग का मतलब होता है उसकी लेंथ में डिक्रीमेंट होना या डिक्रीज होना। तो अगर हम यहां पर जो है स्ट्रेन को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेन क्या होता है, तो स्ट्रेन इज डिफाइंड एज, स्ट्रेन इन अ मटेरियल इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। तो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, तो यहां पर जो है अगर इसको डिफाइन करना चाहें तो यहां पर क्या लिखेंगे, चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, चेंज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ऑफ द मेंबर। और अगर हम यहां पर देखें तो ये क्या होगा, चेंज इन लेंथ L1 माइनस L नॉट, इसी को डिवाइड बाय L नॉट, और इसी को क्या बोला जाता है, इसी को बोला जाता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लोडिंग। ये जो है आपका स्ट्रेन कैन बी पॉजिटिव एंड स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव। बताओ किसके बेसिस पर, नेचर ऑफ लोडिंग के बेसिस पर आप डिफाइन कर सकते हैं स्ट्रेन कैन बी पॉजिटिव और स्ट्रेन कैन बी नेगेटिव। स्ट्रेन पॉजिटिव यानी टेंशन लोड के लिए टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी और टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी, तो टेंसाइल स्ट्रेस के लिए जो स्ट्रेन डेवलप होगी उस स्ट्रेन को भी आप पॉजिटिव मानोगे। आपने पीछे जो है साइन कन्वेंशन के क्या माना है कि अगर आप जो है टेंसाइल स्ट्रेस ले रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप होगी तो इस स्ट्रेन को, टेंसाइल स्ट्रेन को भी आप क्या मानोगे, यहां पर पॉजिटिव मानोगे। और अगर कंप्रेसिव स्ट्रेस है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस की वजह से जो आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप होगी इसको भी आप क्या मानोगे, नेगेटिव मानोगे। यहां पर पॉजिटिव का मतलब होता है, पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब होता है एलोंगेशन ऑफ द मेंबर। क्या रिप्रेजेंट करता है ये पॉजिटिव स्ट्रेन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एलोंगेशन ऑफ द मेंबर। एलोंगेशन का मतलब है मेंबर की लेंथ में चेंज होना, लेंथ में इंक्रीज होना। और नेगेटिव स्ट्रेन क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये जो है शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर। ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर। तो यानी यहां पर जो है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लोडिंग तो स्ट्रेन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर टेंसाइल लोड टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप, और टेंसाइल स्ट्रेस जब टेंसाइल सॉरी जो है फॉर द टेंसाइल लोड डिफॉर्मेशन विल बी पॉजिटिव, एंड जब डिफॉर्मेशन पॉजिटिव होगा तो वहां पर जो स्ट्रेस डेवलप होगी वो स्ट्रेस भी कौन सी, पॉजिटिव स्ट्रेस। और पॉजिटिव स्ट्रेस को हमने क्या बोला, टेंसाइल स्ट्रेस बोला है। और अगर इसकी यूनिट को डिफाइन करना है तो क्या होगी भाई स्ट्रेन की यूनिट, अभी अभी आपने बोला कि स्ट्रेन इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। यानी यहां पर देखो चेंज इन लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, और लेंथ की यूनिट क्या होगी, मीटर होगी, सेंटीमीटर होगी, जो भी होगी। तो बताओ क्या हो गया यहां पर, तो यानी इसका मतलब है ये आपकी कैसी क्वांटिटी है, ये यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यूनिटलेस एंड कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो ये किस प्रकार की क्वांटिटी है, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। यानी स्ट्रेन की कोई यूनिट नहीं होती। और अगर इसको परसेंटेज में लिखा जाए तो परसेंटेज में लिखने का मतलब है कि कितना प्रतिशत लेंथ में अप्लाइड लोड के कारण चेंज होगा, उस परसेंट को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है। अगर मैं इसको स्ट्रेन परसेंटेज लिखूं तो स्ट्रेन परसेंटेज क्या होगा, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ इनटू 100। मान लीजिए जो है स्ट्रेन की वैल्यू आ रही है 2%, तो इस 2% का मतलब क्या हुआ,
इस 2% का मतलब क्या है कि या तो 2% जो है लेंथ डिक्रीज हो रही है या लेंथ जो है 2% इंक्रीज हो रही है। अगर किसी मेंबर की लेंथ कितनी है 100 मीटर है तो उसकी लेंथ में जो है चेंजेस या तो 102 मीटर हो रहा है या 98 मीटर हो रहा है। ये किस बात पर निर्भर करेगा? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द लोडिंग। यानी इसका मतलब है कि यहां पर 2% स्ट्रेन का मतलब है कि उसकी ओरिजिनल लेंथ के मुकाबले जो फाइनल लेंथ में जो चेंज है वो कितने परसेंट का हो रहा है? 2% का हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि ये जो है स्ट्रेन प्लस 2% का है, इसका मतलब है कि वहां पर क्या हो रही है? इलोंगेशन हो रहा है। कितने परसेंट का? 2% का। अगर मैं बोलूं कि बताओ इसकी स्ट्रेन कितनी हो गई, तो 2 बटे क्या कर दोगे? 100 कर दोगे, और 2/100 क्या हो जाएगा? तो 2/100 क्या हो जाएगा? 2/100 का मतलब है 0.02। तो ये आपकी क्या हो जाएगी? ये स्ट्रेन की वैल्यू होगी। ये क्या होगी? स्ट्रेन की वैल्यू होगी। स्ट्रेन की वैल्यू होगी कितनी? 0.02। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर जो है ये पॉइंट आप लिखेंगे। स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स द इलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू लोडिंग। लिख लीजिए, स्ट्रेन रिप्रेजेंट्स द इलोंगेशन और शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर, शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर्स which are subjected to loading, which are subjected to loading। सेकंड जो है आप यहां पर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। स्ट्रेन इज डिफाइंड as the ratio of strain is defined as the ratio of change in length of the member to the original length, change in the length of the member to the original length। अब आप जो है ये डायग्राम यहां पर बता सकते हैं, और मैंने यहां पर एग्जांपल जो लिया है वो एग्जांपल किसका लिया है? मैंने एग्जांपल यहां पर टेंशन लोडिंग का लिया है। मैंने यहां पर किसका? टेंशन मेंबर का लिया है। टेंशन मेंबर क्या होता है? ए मेंबर विच इज सब्जेक्टेड टू टेंशन लोडिंग। उस मेंबर को क्या बोला जाता है? टेंशन मेंबर बोला जाता है। तो मैंने एग्जांपल किसका लिया है? टेंशन मेंबर। तो टेंशन मेंबर में जो है यहां पर स्ट्रेन क्या होगी? पॉजिटिव होगी। और अगर कंप्रेसिव मेंबर है तो कंप्रेसिव मेंबर में क्या होगी? स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी? नेगेटिव होगी। कंप्रेसिव मेंबर में लेंथ, ये लेंथ डिक्रीज होगी तो यहां पर जो है ये आपका L2 होगा, L2 माइनस L1। L1 बड़ी है, L2 छोटी है, तो बताओ क्या होगी स्ट्रेन की वैल्यू? नेगेटिव स्ट्रेन होगी। और नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब है शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। हो गया? चले, तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। स्ट्रेन इज अ यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इकाई और विमारहित जो है ये क्या है? आपकी भौतिक राशि है। इकाई और विमारहित भौतिक राशि है। ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन मींस एलोंगेशन ऑफ मेंबर। यहां पर अगर जो है पॉजिटिव स्ट्रेन हुई, पॉजिटिव स्ट्रेन, तो पॉजिटिव स्ट्रेन का मतलब होता है एलोंगेशन, एलोंगेशन ऑफ द मेंबर, एलोंगेशन ऑफ मेंबर। जहां पर क्या है? एलोंगेशन का मतलब है इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ द मेंबर आफ्टर लोडिंग, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, इंक्रीज इन लेंथ ऑफ member after loading, member after loading, after loading। और इसका ठीक उल्टा जो है आपका क्या होगा? नेगेटिव स्ट्रेन। तो नेगेटिव स्ट्रेन जो है इसका मतलब क्या होगा? शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर। ये क्या होगी? शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर, शॉर्टनिंग ऑफ मेंबर।
और शॉर्टनिंग ऑफ मेंबर का मतलब क्या है, डिक्रीज इन लेंथ। तो यानी इसका मतलब क्या हो गया, डिक्रीज इन लेंथ ऑफ द मेंबर, डिक्रीज इन लेंथ। तो यहां पर बताए कि जो नेगेटिव स्ट्रेन जो है वो किसकी वजह से, नेगेटिव स्ट्रेन जो है ये किसकी वजह से, कंप्रेसिव लोडिंग की वजह से। और अगर हम यहां पर बात करें, अगर यहां पर बात करें तो पॉजिटिव स्ट्रेन जो है वो किसकी वजह से, टेंसाइल लोडिंग की वजह से, टेंसाइल लोडिंग की वजह से। तो टेंसाइल लोडिंग की वजह से पॉजिटिव स्ट्रेन डेवलप होगी और कंप्रेसिव लोडिंग की वजह से नेगेटिव स्ट्रेन डेवलप होगी। और नेगेटिव स्ट्रेन का मतलब है चेंज इन लेंथ जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो डिक्रीज लेंथ को हम क्या बोलते हैं, शॉर्टनिंग ऑफ द मेंबर बोलते हैं। अब एक एग्जाम में एक पॉइंट आपसे पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि बताओ भाई, अगर हम बात कर रहे हैं कि किसी मेंबर में स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप हो रही है, किसकी वजह से, कारण क्या है, अप्लाइड लोडिंग है। किसी मेंबर में आपने लोड अप्लाई किया, तो बताओ अगर आपने लोड अप्लाई किया, इस लोड अप्लाई की करने की वजह से बताओ कि यहां पर जो है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन डेवलप होगी, स्ट्रेन के कारण स्ट्रेस डेवलप होगी या स्ट्रेस के कारण स्ट्रेन डेवलप होगी इस मेंबर में। बताओ इस मेंबर में पी लोडिंग, आपने टेंसाइल लोडिंग लगाई, इस पी टेंसाइल लोडिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगी। तो बताओ टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होने के कारण ही टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी या पहले टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी फिर टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप होगी, बताओ। यानी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, बताइए। नहीं लोकेश, अभी हो जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, कोई बात नहीं। बताओ लोकेश, हो जाएगा वो, टेंशन मत लो। रिवर ट्रेनिंग वर्क पढ़ने का मजा तो अब है, क्योंकि थराली में जो आया आपका बाढ़ है तो उसको हम उसको एनालाइज करेंगे उस चीज से। बताइए भाई, स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेन और स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन इज कॉज ऑफ स्ट्रेस। देखो जब भी किसी मेंबर में लोड लग रहा है, लोड लगने की वजह से क्या होगा, मेंबर के जो फाइबर्स हैं खींचेंगे, मॉलिक्यूल्स जो है एक दूसरे से दूर दूर जाने चाहेंगे। तो जब एक दूसरे से दूर दूर जाने चाहते हैं, इसी को डिफॉर्मेशन बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, डिफॉर्मेशन। और यही डिफॉर्मेशन आपकी क्या कहलाएगी, स्ट्रेन कहलाएगी। अब इस स्ट्रेन को रेजिस्ट करने के लिए बताओ, अब यहां पर देखो, आपने परसों कहा कि सर जो है ये आपके टेंसाइल लोडिंग है और टेंसाइल लोडिंग की वजह से टेंसाइल स्ट्रेस क्यों डेवलप होगी। जब हम सेक्शन काटेंगे तो दोनों सेक्शंस देखेंगे, तो अगर एक सेक्शंस में इधर जो है आपकी क्या है, टेंसाइल फोर्सेस डेवलप हो रही है, तो इस वाले सेक्शन में इधर की डायरेक्शन में आपकी टेंसाइल फोर्सेस, नेट रिएक्शन ऑफ द फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो, जिसकी वजह से स्ट्रेन को रेजिस्ट किया जा सकता है। इसका मतलब है किसी मेंबर में खींचने से पहले उसमें खिंचाव उत्पन्न होगा और उस खिंचाव को रेजिस्ट करने के लिए एक इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होता है और उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस बोला जाता है। अगर मैं आपके माथे पे धक्का दूंगा तो क्या होगा, आपका माथा पहले इस धक्के को क्या करेगा, इसके कारण जो डिफॉर्मेशन आपकी बॉडी में आने वाला है तो उसके लिए अंदर से क्या होगा, एक रेजिस्टेंस डेवलप होगा जो कि इसी मैग्नीट्यूड का फोर्स आपके अंदर से डेवलप होगा। तो वो आपका क्या है, रेजिस्टिंग फोर्स। और रेजिस्टिंग फोर्स किसको रेजिस्ट करता है, डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करता है, और वही डिफॉर्मेशन आपका क्या कहलाता है, स्ट्रेन कहलाता है। यानी इसका मतलब है कि आपको यहां से पता चला कि कभी यहां पर जो है जो भी स्ट्रेन डेवलप हो, स्ट्रेस डेवलप हो रही है और इस स्ट्रेस डेवलप होने के पीछे कारण क्या है, तो आप यहां पर एक नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, नोट पॉइंट आप लिख सकते हैं, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेन इज कॉज ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेन की वजह से ही किसी मेंबर में, जो मेंबर लोडिंग में है उसमें स्ट्रेस डेवलप होती है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द स्ट्रेस एंड स्ट्रेन।
तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला ही ऑप्शन बोला जाएगा, स्ट्रेस इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। तीसरा स्टेटमेंट बोला जाएगा, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, नन ऑफ दिस। इस प्रकार से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। बिल्कुल, स्ट्रेन इज अ कॉज ऑफ स्ट्रेस, तो ये पॉइंट आपको यहां पर लिखना है। ठीक है, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने यहां पर क्या किया, डिफाइन किया है। तीसरा, क्योंकि हमने क्या बोला, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फिजिकल साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी की स्टडी करते हैं विद द वैलिडेशन ऑफ दी। मैंने क्या लिखाया था, अगर याद हो तो मैंने क्या लिखाया था कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deals with the deformable body with the validation of, कौन से लॉ की बात करी थी हमने, with the validation of the हुक्स लॉ। यानी यहां पर जो है हुक्स लॉ को समझना बहुत जरूरी है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड टर्म में, हम यहां पर समझते हैं व्हाट इज हुक्स लॉ। व्हाट इज हुक्स लॉ, ये अगले चैप्टर का भी पार्ट है। हुक्स लॉ अगले चैप्टर का भी पार्ट है, क्योंकि हुक्स लॉ के बेसिस पर हम डिफरेंट डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। क्लियर है, इसी हुक्स लॉ के बेसिस पर हम डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट्स को डिफाइन करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ यहां पर हमको इसके स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए, दूसरा इसका रिलेशन हमको समझ आना चाहिए, क्योंकि हम क्या बनाना चाहते हैं, आगे जो है किसी मेंबर के लिए, किसी मटेरियल के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट इज हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता क्या है। ठीक है, अगर हम हुक्स लॉ की बात करते हैं तो हुक्स लॉ जो है, किसी मेंबर में हुक्स लॉ को अगर डिफाइन करना है, और कोई मेंबर जो है वो कैसा मेंबर है, आपका जो है लोडिंग मेंबर है, और लोडिंग मेंबर किस प्रकार का लोड लग रहा है। मैं एग्जांपल, देखो हर जगह में एग्जांपल में टेंसाइल लोड ले रहा हूं, तो ये मत सोचना कि सिर्फ टेंसाइल लोड के लिए एप्लीकेबल है, इट कैन बी एप्लीकेबल फॉर दी, बताओ किसके लिए, कंप्रेसिव लोड। तो मैं यहां पर जो है एग्जांपल में टेंसाइल लोड ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं, टेंसाइल लोड ले रहा हूं। अगर हुक्स लॉ की अगर हम बात करते हैं तो हुक्स लॉ, तो देखो अगर हम यहां पर बात करें कि इस मेंबर में इस P की वजह से, बताओ किसी पर्टिकुलर सेक्शन पर क्या होगा, स्ट्रेस डेवलप होगी, बताओ रेजिस्टिंग फोर्स के कारण जो है स्ट्रेस डेवलप होगी, किसके कारण, जब यहां पर क्या होगी, स्ट्रेन डिफॉर्मेशन होगा, तो डिफॉर्मेशन की वजह से क्या होगी, स्ट्रेन डेवलप होगी, किसमें, मेंबर में स्ट्रेन डेवलप होगी। तो मेंबर में स्ट्रेन जो डेवलप होगी, या जो आपकी स्ट्रेस जो डेवलप होगी, वो स्ट्रेस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, हाँ जी, क्योंकि सबसे पहले यहां पर जो है स्ट्रेन डेवलप होगी, और स्ट्रेन डेवलप जो है इस पी लोडिंग की वजह से होगी। यानी पी लोडिंग की वजह से जितना ज्यादा इसका रेजिस्टिंग फोर्स होगा, जितना ज्यादा रेजिस्टिंग फोर्स डेवलप होगा, तो उतना ही ज्यादा जो है चांसेस यहां पर क्या होंगे, इसके स्ट्रेन डेवलप होने के होंगे। तो यानी इसका मतलब है एज पर हुक्स लॉ, तो हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग जो है कि जो आपका क्या है यहां पर स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये जो है आपका क्या कहलाता है, हुक्स लॉ कहलाता है। यानी ये जो है स्टेटमेंट है किसकी, हुक्स लॉ की स्टेटमेंट है। तो किसी इलास्टिक, और किसके लिए वैलिड है आपका, जो आपका मेंबर कैसा इलास्टिक मेंबर है, तो किसी इलास्टिक मेंबर में स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और अगर यहां से इसको जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाते हैं, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की जगह क्या आता है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, और इस कांस्टेंट को यहां पर जो है ये आपका डिफॉर्मेशन कैसा है, लीनियर डिफॉर्मेशन है। तो लीनियर डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट जो इलास्टिक कांस्टेंट होता है उसको क्या बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां पर इलास्टिक कांस्टेंट आएगा, और इस इलास्टिक कांस्टेंट को क्या बोला जाता है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर ई जो है ये क्या है, ये क्या है, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो इसको यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। तो बताओ इस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की यूनिट क्या होगी, स्ट्रेन हैज नो यूनिट, इसकी कोई यूनिट नहीं है। इट मींस ई की यूनिट वही होगी जो किसकी यूनिट होगी, स्ट्रेस की यूनिट होगी। अगर हम इसकी यूनिट को लिखें, यूनिट ऑफ ई, यूनिट ऑफ ई इज सेम एज
as that of stress। तो स्ट्रेस के जैसे, यानी इसका मतलब है इसकी यूनिट क्या होगी, तो यूनिट ऑफ ई जो है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल दीजिए, या आप क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं, या पास्कल बोल सकते हैं, या आप मेगा पास्कल बोल दीजिए, या इसको गीगा पास्कल बोल दीजिए। ठीक है, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या आपका जो है जनरली आपको ई की वैल्यू किस में दी गई होगी, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या इसी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर को क्या बोला जाता है, 1 मेगा पास्कल बोला जाता है। यानी आपको न्यूटन पर एमएम स्क्वायर और मेगा पास्कल में यूनिट ऑफ दी किसकी, ये आपका इलास्टिक कांस्टेंट यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल अगेंस्ट दी लीनियर डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? चलिए, तो पहले इसको हुक्स लॉ की स्टेटमेंट लिखिए। तो एज पर हुक्स लॉ, stress developed in a loading body is directly proportional to strain developed. Directly proportional to strain developed is directly proportional to strain developed. और ये डायरेक्ट रिलेशन का मतलब ये क्या, ये रिलेशन कैसा हुआ भाई, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन का मतलब है कैसा रिलेशन है, बताओ, अरे कैसा, लीनियर रिलेशन। और ये लीनियर रिलेशन किसी मटेरियल के लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी कहां तक वैलिड होता है, ये लीनियर रिलेशन सिर्फ और सिर्फ उस मटेरियल के प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। क्या बोला मैंने, ये लीनियर रिलेशन कहां तक, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी इलास्टिक लिमिट, सॉरी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी, हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी, वैलिड अप टू दी प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट क्या होता है, आगे हम डिस्कस करेंगे इसको, डिफरेंट लिमिट्स को आगे जो है हम डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब यहां पर जो है ये लिख लीजिए, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और यहां पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया, दैट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट इज नोन एज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड व्हिच हैज यूनिट ऑफ दैट ऑफ स्ट्रेस, जिसकी यूनिट जो है वो किसके बराबर होती है, स्ट्रेस के बराबर होती है, मेगा पास्कल, या आप न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, या पास्कल, या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो कैसे भी आप जो है इसको, इसकी यूनिट को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए नोट डाउन करिए। हो गया? चलिए, अब अगर मुझे आपको पूछना है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इलास्टिक कांस्टेंट ई, इस इलास्टिक कांस्टेंट ई का सिग्निफिकेंस क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ, या आप कह सकते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यहां पर हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इस ई का सिग्निफिकेंस क्या है भाई, इस ई का सिग्निफिकेंस क्या है, देखो ई का सिग्निफिकेंस समझना है तो आपको जो है दो सेम नेचर की लोडिंग के लिए सेम क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ के अलग अलग मेंबर को कंसीडर करना है। क्या बोला मैंने, सेम लोडिंग है, मान लीजिए 100 किलो न्यूटन लग रहा है, तो दोनों मेंबर पर क्या है 100 किलो न्यूटन लग रहा है। दोनों मेंबर की लेंथ मान लीजिए आपकी 5 मीटर की है, तो दोनों की क्या होनी चाहिए 5 मीटर का, और दोनों का क्रॉस सेक्शन अगर मैं बोलूं कि 100 mm स्क्वायर का है, तो दोनों के लिए क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए 100 mm स्क्वायर का है। परंतु मटेरियल क्या है, दोनों डिफरेंट है, परंतु मटेरियल क्या है, दोनों डिफरेंट है। पॉइंट क्लियर है? जब मटेरियल दोनों डिफरेंट है
तो यहां पर मान लेते एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि एक आपका जो है मेंबर, ये मेंबर है और सेम क्रॉस सेक्शन सेम लेंथ का एक सेम मेंबर हमने लिया और दोनों पर सेम लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। बताओ कौन सी लोडिंग ले, कंप्रेसिव या टेंसाइल? बताओ, कंप्रेसिव ले लेते हैं। चलो क्या ले ले, कंप्रेसिव लोडिंग ले लेते हैं। दोनों मेंबर पर कंप्रेसिव लोडिंग ले लेते हैं। कितनी कंप्रेसिव लोडिंग ले ले बताओ आपके अनुसार? चलो 10 किलो न्यूटन की कंप्रेसिव लोडिंग ले ली। 10 किलो न्यूटन की हमने कंप्रेसिव लोडिंग ले ली, दोनों पर 10 किलो न्यूटन की कंप्रेसिव लोडिंग ले ली। 10 किलो न्यूटन की कंप्रेसिव लोडिंग हमने ले ली। क्लियर है? दोनों का क्रॉस सेक्शन मान लो कितना है, ए नोट। ए नोट जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है और मान लेते हैं कितना है 100 mm स्क्वायर मान लेते हैं। कितना है? 100 mm स्क्वायर। इसका भी क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है 100 mm स्क्वायर। कितना है 100 mm स्क्वायर। लेंथ मान लेते हैं इसकी कितने, चलो मान लेते हैं कितना है ये 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं। कितनी है? 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है। 20 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ है और इसकी भी लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर की लेंथ है। यानी इसका मतलब है दो डिफरेंट मटेरियल्स हमने आइडेंटिकल मटेरियल्स लिए। आइडेंटिकल मटेरियल का मतलब है यहां पर डायमेंशनली आइडेंटिकल है, यहां पर जो है इनका नेचर आइडेंटिकल नहीं है। क्या है? डायमेंशनली आइडेंटिकल है। डायमेंशनली आइडेंटिकल का मतलब है सेम क्रॉस सेक्शन का सेम लेंथ के हमने दो डिफरेंट मेंबर्स लिए और उन पर दोनों पर सेम टाइप की लोडिंग हमने अप्लाई करी। तो बताओ भाई दोनों मेंबर में स्ट्रेस की वैल्यू कितनी डेवलप होगी? सेम डेवलप होगी। तो क्योंकि स्ट्रेस क्या होता है, तो किसी भी सेक्शन पर अगर आप स्ट्रेस को डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेस इज डिफाइंड एज स्ट्रेस, मान लीजिए यहां पर और इस क्रॉस सेक्शन पर हमको स्ट्रेस निकालना है तो आपको पता है स्ट्रेस इज डिफाइंड एज लोड पर यूनिट एरिया। लोड कितना है 10 किलो न्यूटन का और एरिया कितना है यहां पर 100 mm स्क्वायर का। इसके लिए और इसके लिए भी क्या होगा, ये लोड पर यूनिट एरिया, लोड कितना है 10 किलो न्यूटन डिवाइड बाय यहां पर एरिया कितना है, ये भी आपका कितना है 100 mm स्क्वायर का। तो बताओ दोनों के लिए लोडिंग तो सेम है। अगर दोनों के लिए लोडिंग सेम है और लोडिंग सेम है तो स्ट्रेस डेवलप भी सेम होगी। जब सेम स्ट्रेस डेवलप हो रही है तो विच वन ऑफ द, और अब मैं आपको जो है इनके मटेरियल बता देता हूं कि ये मटेरियल जो है आपका स्टील है। ये मटेरियल क्या है? स्टील है। और ये मटेरियल आपका प्लास्टिक है। ये मटेरियल क्या है? ये मटेरियल आपका प्लास्टिक है। तो बताओ फॉर सेम स्ट्रेस वैल्यू तो इलोंगेशन ऑफ विच मटेरियल इज मोर, तो किस मटेरियल का इलोंगेशन ज्यादा होगा? बताओ, सीधे कॉमन सेंस है कि किसका? सेम लोडिंग पर इसका इलोंगेशन, इलोंगेशन का मतलब है सॉरी कंप्रेशन या आप कह सकते हैं स्ट्रेन। तो डिफॉर्मेशन किसमें ज्यादा होगा? इसमें ज्यादा होगा, यानी स्ट्रेन वैल्यू इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। और किसके कंपैरिजन में? स्ट्रेन स्टील के कंपैरिजन में। इसमें इसके कंपैरिजन में स्ट्रेन वैल्यू क्या होगी? कम होगी। अब यहां पर आ जाओ कि अभी आपने हुक्स लॉ से स्ट्रेस और स्ट्रेन को कैसे डिफाइन किया। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन और यहां से आपने E अपॉन क्या बोला, E इंटू क्या बोला E। तो क्या यहां पर जो एप्सिलॉन, तो यहां से यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होगा। ये किसके लिए? स्टील। ये क्या है? डिफॉर्मेशन इन स्टील। यहां पर E ऑफ द प्लास्टिक, E ऑफ द प्लास्टिक इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन इन द प्लास्टिक। अब बताओ दोनों में न्यूमिनेटर वैल्यू सेम है, दोनों की न्यूमिनेटर वैल्यू सेम है। बताओ स्टील का इलोंगेशन कम, तो बताओ इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? इसका प्लास्टिक में डिफॉर्मेशन सेम लोडिंग के लिए कम, सॉरी डिफॉर्मेशन सेम लोडिंग के लिए ज्यादा, तो बताओ यहां पर प्लास्टिक का जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा? कम होगा। यानी जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है फॉर सेम लोडिंग, उस मटेरियल के लिए स्ट्रेन वैल्यू ज्यादा होंगी। इट मींस आपका E क्या रिप्रेजेंट करता है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल अगेंस्ट द लीनियर डिफॉर्मेशन। यानी लीनियरली उसमें
चेंजेस के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है कि जितना ज्यादा उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा उतना कम चांसेस उसके क्या होंगे, लीनियर डिफॉर्मेशन के होंगे, और जब कम चांसेस उसके लीनियर डिफॉर्मेशन के होंगे तो उतने कम चांसेस उसके क्या होंगे, स्ट्रेन डेवलप के होंगे। तो यानी इसका मतलब है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सिग्निफाइज दैट if any material having more Young's modulus of elasticity, it says that material has lesser deformation. उस मटेरियल का डिफॉर्मेशन क्या होगा, कम होगा। यानी आप कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट्स द रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल अगेंस्ट द लीनियर डिफॉर्मेशन। क्लियर है? तो यहां पर सिग्निफिकेंस पहले लिख लीजिए, फिर ये अब जो है बना लेना। तो सिग्निफिकेंस क्या है इसका, तो मैं लिख लेता हूं, Young's modulus of elasticity signifies the Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity, Young's modulus of elasticity signifies resistance of the member, resistance of member against, बताओ किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट किसके, लीनियर डिफॉर्मेशन, अगेंस्ट लीनियर डिफॉर्मेशन। तो जिस मेंबर का यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हाई होगा दैट मेंबर हैज लेसर लीनियर डिफॉर्मेशन, एंड इसका मतलब क्या है, उस मेंबर की लेसर क्या होंगी, स्ट्रेन्स डेवलप्ड होंगी। पॉइंट क्लियर है? तो आप यहां पर कह सकते हैं हायर द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मेंबर, lesser will be the linear deformation of the member, deformation that is lesser strain। तो उस मेंबर का क्या होगा, लेसर स्ट्रेन। और ये कंपैरेटिव स्टडी करें हम। अब आप ये नहीं कह सकते एक मेंबर लिया, अब इस मेंबर को आपको बोला कि इस मेंबर का जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को आपको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए आपको दो मेंबर चाहिए होंगे, तो दो मेंबर के रिस्पेक्ट में आप यहां पर क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने यहां पर लिया दो अलग अलग मेंबर को, आइडेंटिकल, डायमेंशनली आइडेंटिकल मेंबर है और सेम लोडिंग के साथ सब्जेक्टेड है, तो दोनों को हमने डिफाइन किया कि किसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है, तो आपको किसका निकल कर आ जाएगा, इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा निकल कर आएगा, क्योंकि इसमें डिफॉर्मेशन क्या होंगे, कम होंगे, और डिफॉर्मेशन कम होगा तो इसका मतलब है इसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यहां से आपको पता चल गया कि अगर दो प्लास्टिक और स्टील मेंबर आइडेंटिकली, डायमेंशनली आइडेंटिकल है, तो किसमें यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द स्टील मेंबर जो है वो किससे ज्यादा होगा, बताओ किससे ज्यादा होगा, प्लास्टिक से ज्यादा होगा। ये क्या होगा, प्लास्टिक से ज्यादा होगा। यानी इसका मतलब है कि यहां पर स्ट्रेन डेवलप्ड इन स्टील जो है वो क्या होगी भाई, लेसर देन दी स्ट्रेन डेवलप्ड इन दी, बताओ किसमें, प्लास्टिक में। तो आप यहां पर कह सकते हैं कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बोल सकते हैं कि नहीं? अरे यंग्स मॉड फॉर सेम स्ट्रेस वैल्यू, फॉर दोनों में क्या है, स्ट्रेस वैल्यू सेम है, फॉर सेम स्ट्रेस वैल्यू यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, है कि नहीं? बताओ, स्ट्रेन स्ट्रेस वैल्यू आपकी सेम है दोनों में, तो बताओ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेन आपस में कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो तीसरा पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं, तीसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं फॉर सेम स्ट्रेस वैल्यू, for same stress value Young's modulus of elasticity is inversely proportional to strain of the material। तो Young's modulus of elasticity same stress value के लिए Young's modulus of elasticity is inversely proportional to क्या होगा, strain होगा। तो आप यहां पर कह सकते हैं stress Young's modulus of elasticity is inversely proportional to strain। पॉइंट क्लियर है? हुक्स लॉ आपका क्लियर हो
हो गया। तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप तो लिख लेंगे यहां पर हुक्स लॉ इज, अच्छा ये हुक्स लॉ हम पहले लिख चुके हैं ना, अच्छा यहां पर लिख चुके हैं हुक्स लॉ में, ये पॉइंट लिख चुके हैं। हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है, तो ये आपका कहां तक, प्रोपोर्शनलिटी लिमिट तक वैलिड होता है। तो ये हमारा क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके अलावा और जो है आपको इलास्टिक कांस्टेंट, और इसी ई को क्या बोला जाता है, इलास्टिक कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए इसको जो है और इलास्टिक कांस्टेंट को नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन को हम डिफाइन करेंगे, वहां पर इनके बीच डिफरेंट इलास्टिक कांस्टेंट के बीच रिलेशनशिप को भी देखेंगे, और एक क्वेश्चन वहां से डेफिनेटली आपका पूछा जाता है। नेक्स्ट जो है फोर्थ टर्म यहां पर हम यूज कर रहे हैं, बताओ टेंशन टेस्ट ऑन दी, बताओ टेंशन टेस्ट ऑन दी, टेंशन टेस्ट ऑन, बताओ किस पर, ऑन माइल्ड स्टील। किस पर, माइल्ड, किस पर देख रहे हैं, माइल्ड स्टील पर टेंशन टेस्ट हम कंडक्ट कर रहे हैं। तो माइल्ड स्टील पर टेंशन टेस्ट का मतलब क्या है कि माइल्ड स्टील को हम इलोंगेट करते जाएंगे, इलोंगेट करते जाएंगे और उसकी स्ट्रेन वैल्यू को नोट करते जाएंगे, और जब स्ट्रेन वैल्यू को नोट करते जाएंगे तो स्ट्रेस और स्ट्रेन वैल्यू में एक कर्व हम प्लॉट करेंगे, और उस कर्व को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। यानी ये टेंशन टेस्ट ऑन माइल्ड स्टील क्यों कंडक्ट किया जाता है, फॉर किसके लिए, फॉर बताओ कौन से कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। किसके लिए, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए हम माइल्ड स्टील पर टेंशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और अगर हम माइल्ड स्टील की बात कर रहे हैं तो माइल्ड स्टील की जो ईल्ड स्ट्रेंथ है, वो ईल्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है, Fy। ईल्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है भाई, इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ कितनी होती है बताओ, 250, 0.250 न्यूटन पर mm स्क्वायर, या आप क्या बोल सकते हैं 250 मेगा पास्कल बोल सकते हैं। कितनी होती है, 250 मेगा पास्कल होती है। क्यों हम टेंशन टेस्ट माइल्ड स्टील पर कंडक्ट करते हैं, अदर स्टील पर क्यों कंडक्ट नहीं करते हैं, या अदर जो आपके कैसे इलास्टिक मटेरियल है, अदर इलास्टिक मटेरियल पर क्यों नहीं कंडक्ट करते हैं, इसका कारण क्या है बताओ, माइल्ड स्टील पर ही क्यों हम कंडक्ट करते हैं। इलास्टिक मटेरियल हमेशा टेंशन में स्ट्रांग ही होते हैं, कंप्रेशन में आपके क्या होंगे, वो शियर में वीक होते हैं, कंप्रेशन में मॉडरेट होते हैं। मैंने कहा कि माइल्ड स्टील पर ही क्यों हम कंडक्ट कर रहे हैं, इसके अलावा हमने हाई कार्बन स्टील पर क्यों नहीं कंडक्ट किया। यहां पर जब हम इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाएंगे तो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में दो पॉइंट आपके आते हैं जिनको ईल्ड पॉइंट बोला जाता है। एक होता है अपर ईल्ड पॉइंट और दूसरा होता है लोअर ईल्ड पॉइंट। तो माइल्ड स्टील में जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम बनाते हैं तो हमको डेफिनेट ईल्ड पॉइंट्स मिलते हैं। इस वजह से टेंशन टेस्ट जो है हम किस पर, माइल्ड स्टील पर कंडक्ट करते हैं। पॉइंट क्लियर। अब इसका स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व हम यहां पर देखेंगे। तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व यानी इसका मतलब है कि कोई माइल्ड स्टील बार है, अब ये कोई माइल्ड स्टील बार है और इस माइल्ड स्टील बार पर आप क्या कर रहे हैं, कौन सा लोड लगा रहे हैं, टेंशन लोड लगा रहे हैं। आप टेंशन लोड जो है पी की वैल्यू को आप इंक्रीज करते जा रहे हैं। पी की वैल्यू पहले 0 थी तो स्ट्रेन डेवलप क्या हुई, 0 हो गई, स्ट्रेस डेवलप क्या होगी, 0 हो गई। अब आपने जो है पी की वैल्यू को आपने बढ़ाया, 5 किलो न्यूटन किया, 10 किलो न्यूटन किया, 20 किलो न्यूटन किया, आपने फिर 40 किलो न्यूटन किया, फिर आपने 80 किलो न्यूटन किया, फिर आपने 100 किलो न्यूटन किया। तो जैसे जैसे आप पी लोड आप बढ़ाते जाओगे तो बताओ स्ट्रेन वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। जब स्ट्रेन वैल्यू बढ़ती जाएगी तो इसका मतलब है कि वहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों आपस में कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यानी इसका मतलब है कि वहां पर जो है उसकी स्ट्रेन वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो वो जो स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट लोडिंग पर जो स्ट्रेस वैल्यू हमको मिली तो उस स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग कितनी स्ट्रेस स्ट्रेन हमको मिली, तो अगर उस स्ट्रेस और स्ट्रेन को अगर हम एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो उस ग्राफ को क्या बोला जाता है, उस ग्राफ को स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला जाता है।
क्लियर? किस पर हमने? माइल्ड स्टील पर हमने क्या किया? टेंशन टेस्ट, लोडिंग को, लोड को हमने इंक्रीज किया। जब लोड को इंक्रीज किया तो सर्टेन लोड वैल्यू पर स्ट्रेस की वैल्यू को हमने मेजर किया और सर्टेन स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन वैल्यू आपकी आई तो उन स्ट्रेन वैल्यू को हमने क्या किया? मेजर किया और एक ग्राफ हमने प्लॉट किया और उस ग्राफ को क्या बोला जाता है? उस ग्राफ को बोला जाता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्या बोला जाता है उसको? स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोला जाता है। क्या है ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व? इसको यहां पर समझना है। तो बताओ, अगर हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बना रहे हैं तो वाई एक्सिस पर कौन सा जो है क्वांटिटी आप लोगे और एक्स एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी लोगे? बताइए भाई, वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी लेंगे? वाई एक्सिस पर कौन सी क्वांटिटी लेंगे? वाई एक्सिस पर जो है स्ट्रेस वैल्यू हम लेते हैं और एक्स एक्सिस पर जो है ये वाई, इसका वाई एक्सिस है और ये इसका एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पर बताओ क्या लेंगे? स्ट्रेन वैल्यू लेंगे। ठीक है, देखो अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इनिशियली जब लोडिंग जीरो थी तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों भी क्या था? जीरो होगा। यानी इसका मतलब है कर्व कहां से स्टार्ट होगा? ओरिजिन ऑफ द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ओरिजिन से स्टार्ट होगा। जैसे जैसे लोड आपने इंक्रीज किया तो स्ट्रेस वैल्यू और स्ट्रेन वैल्यू भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंक्रीज हुई, लीनियरली इंक्रीज हुई अप टू कहां तक? क्योंकि मेंबर कैसा आपका? इलास्टिक मेंबर है और इलास्टिक मेंबर है, हुक्स लॉ वैलिड होना चाहिए। अगर हुक्स लॉ वैलिड है तो इट मींस हुक्स लॉ अगर वैलिड है तो हुक्स लॉ वैलिड होने की वजह से यहां पर स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है ये आपस में क्या होंगे? लीनियर रिलेशन में होंगे और जब रिलेशन में होंगे तो किसी सर्टेन पॉइंट तक लीनियर रिलेशन में होंगे तो यानी उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? उस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। यानी ये लिमिट जहां तक स्ट्रेस और स्ट्रेन लीनियर रिलेशन में होते हैं और इसके बाद इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होता जाता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? सीजेस और वेनिसेस बोलेंगे कि इसके बियॉन्ड जो है इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल क्या होता है? वेनिस होने लग जाता है। इलास्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है? अब हम इलास्टिक लिमिट पर समझेंगे उसको। इसके बाद भी क्या होगा? इसके बाद अगर स्ट्रेस की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? इंक्रीज होती है। किस पॉइंट तक? ये बी पॉइंट तक। और इस बी पॉइंट को क्या बोला जाता है? इस बी पॉइंट को बोला जाता है, इस बी पॉइंट तक को बोला जाता है इसका कौन सा पॉइंट? बताओ। इसका इलास्टिक लिमिट। कौन सी लिमिट? इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है कि अगर इस बी पॉइंट पर हम लोड वैल्यू को हटा दें, मतलब मान लीजिए बी पॉइंट पर लोड वैल्यू, देखो ए पॉइंट पर लोड वैल्यू मान लीजिए आपका कितना था? 10 किलो न्यूटन था और ये कितना ए पॉइंट पर था। मान लीजिए बी पॉइंट पर लोड वैल्यू जो है आपका कितना है? ये 18 किलो न्यूटन है। यानी अगर इस मेंबर में जो भी आपने 18 किलो न्यूटन लोड लगाया है और 18 किलो न्यूटन लोड की वजह से क्या होगा? इसमें इलोंगेशन होगा। अगर उस 18 किलो न्यूटन लोड को हटा दो तो वापस से अपनी पोजीशन को रिगेन कर देगा। यानी ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर लोड वैल्यू हटाने पर मेंबर अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। उस पॉइंट को क्या बोला जाता है? उस लिमिट को इलास्टिक लिमिट बोला जाता है। और इलास्टिक लिमिट पर जो है इसके बियॉन्ड जो है ये अपनी इलास्टिसिटी को परमानेंटली खो देगा अगर लोड वैल्यू आप इससे ऊपर लेकर जाएंगे। और लोड वैल्यू अगर आप इलास्टिक लिमिट के ऊपर लेकर जाएंगे तो यील्डिंग ऑफ मटेरियल अकर्स। यील्डिंग का मतलब है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन किस में चेंज होता है? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में चेंज होता है। तो बताओ इस बी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन वैल्यू डेवलप होगी, बताइए इस बी के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन वैल्यू डेवलप होगी, इस बी के करस्पॉन्डिंग में जो स्ट्रेन वैल्यू डेवलप होगी, बताओ इस स्ट्रेन को क्या बोला जाता है? इलास्टिक स्ट्रेन। और इलास्टिक स्ट्रेन जो है क्या ये रिकवर हो सकती है? अरे लोड वैल्यू हटा दोगे तो वापस से रिगेन कर जाएगा। यानी इसी स्ट्रेन को, इलास्टिक स्ट्रेन को रिकवरेबल स्ट्रेन भी बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है? तो इसी स्ट्रेन को क्या बोला जाता है? तो ये जो यहां से यहां तक की जो स्ट्रेन वैल्यू हो गई, इस स्ट्रेन वैल्यू को क्या बोलेंगे? इसको हम इलास्टिक स्ट्रेन या रिकवरेबल स्ट्रेन बोलेंगे। इसको क्या बोला जाएगा? इसको इलास्टिक स्ट्रेन, इलास्टिक या रिकवरेबल स्ट्रेन इसको बोला जाता है। ठीक है।
अब देखो, अब लोड वैल्यू आपने 18 किलो न्यूटन, मैंने हमने माना कि जो इलास्टिक लिमिट था उस इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो लोड है वो कितना है, 18 किलो न्यूटन है। अब हमने 18 किलो न्यूटन से ऊपर लोड को हमने बढ़ाया, मान लीजिए 25 किलो न्यूटन आपने किया, तो यहां पर क्या होगी, तो जैसे 18 किलो न्यूटन से लोड आप इंक्रीज करोगे, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा नहीं होता है माइल्ड स्टील में, ऐसा नहीं होता है, मैं जस्ट आपका एग्जांपल ले रहा हूं कि 18 किलो न्यूटन पर अगर मुझे इलास्टिक लिमिट मिला, जैसे ही लोड की वैल्यू 18 किलो न्यूटन से ज्यादा होगी तो क्या होगा, इस मेंबर जो इलास्टिक स्ट्रेन है, इलास्टिक स्ट्रेन जो है सडनली किस में कन्वर्ट होने लग जाएगी, प्लास्टिक स्ट्रेन में कन्वर्ट होने लग जाएगी। और जब इलास्टिक स्ट्रेन प्लास्टिक स्ट्रेन में कन्वर्ट होती है तो इसी प्रोसेस को ईडिंग बोला जाता है। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ईडिंग बोला जाता है। तो बताओ अब क्या इनका रिलेशन लीनियर रह पाएगा, नहीं। तो यहां से जो है जब इसकी ईडिंग स्टार्ट होगी तो ईडिंग पर हमको सबसे पहले यहां पर एक अपर ईड पॉइंट यानी सी पॉइंट हमको मिलेगा। इस सी पॉइंट को क्या बोलेंगे, अपर ईड पॉइंट। और फिर जो है और फर्दर अगर हम लोड वैल्यू बढ़ाते हैं तो हमको जो है क्या मिलेगा, लोअर ईल्ड पॉइंट डी मिलेगा। और जैसे यहां से वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो हमारे पास यहां पर एक जोन मिलता है और इस जोन को क्या बोला जाता है, इस जोन को ईल्ड प्लेट्यू बोला जाता है। तो ये आपका ए बी सी डी और ये क्या हो गया यहां पर ई। इस सी को अपर ईल्ड पॉइंट, डी को क्या बोला जाता है, लोअर ईल्ड पॉइंट। और डी के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस वैल्यू हमको मिलेगी, डी के करस्पॉन्डिंग लोअर ईल्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो भी स्ट्रेस वैल्यू हमको मिलेगी, उस मटेरियल की उस स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, ईल्ड स्ट्रेंथ बोला जाता है। यानी ईल्ड स्ट्रेंथ को किसके करस्पॉन्डिंग मेजर किया जाता है, ईल्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इज मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू लोअर ईल्ड पॉइंट। तो किसके करस्पॉन्डिंग, लोअर ईल्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। और इसी को उस मटेरियल की ईल्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। यानी जिस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए हम मैक्सिमम परमिट करते हैं उस मेंबर में, तो वो क्या होगी, इसकी ईल्ड स्ट्रेंथ होगी। क्लियर है। अब ये कौन सा जोन हो गया, ईल्ड प्लेट्यू जोन। और ईल्ड प्लेट्यू जोन के बाद यहां पर क्या होगी, ईल्ड प्लेट्यू जोन के बाद यानी इसका मतलब है कि ईल्ड प्लेट्यू जोन कौन सा जोन हो गया, विदाउट इंक्रीजिंग, कोई स्ट्रेस वैल्यू इंक्रीज कर रहे हो क्या, नहीं। तो यहां पर क्या है, विदाउट इंक्रीज, जिसके बाद बिना स्ट्रेस के इंक्रीज करे स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीज होती है, तो उसको, उस जोन को क्या बोला जाता है, उस जोन को क्या बोला जाता है, ईल्ड प्लेट्यू बोला जाता है। और ईल्ड प्लेट्यू के बाद यानी यहां पर जो है ये वैल्यू कहां तक जो है इंक्रीज हुई, तो ये आपकी कहां तक, अप टू ई पॉइंट तक इंक्रीज हुई, तो डीई जोन को क्या बोला जाता है, तो डीई जोन को बोला जाता है ईल्ड प्लेट्यू जोन। ये क्या है आपका, ईल्ड प्लेट्यू जोन। नेक्स्ट ई के बाद, अगर ई के बाद, ई अचीव होने के बाद अगर आप फर्दर स्ट्रेस की वैल्यू को बढ़ाते जाओगे, मेंबर की स्ट्रेन वैल्यू तो बढ़ेगी। अब ये जो आपका डक्टाइल मटेरियल है ये किसमें, ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट होगा। और जब मटेरियल ब्रिटल मटेरियल में कन्वर्ट होता है तो मेंबर गेट हार्ड, यानी मेंबर जो है हार्ड होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहां से जो है हमको क्या मिलेगा, तो यहां से जो है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन हमको मिलेगा। यहां से क्या मिलेगा, यहां से हमको क्या मिलेगा, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। तो ये स्ट्रेन हार्डनिंग जोन और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट। क्या बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है भाई, अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जिसके करस्पॉन्डिंग कोई मटेरियल फेल होने से पहले मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप करती है तो उसको अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है। और उस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू होगी, इस स्ट्रेस वैल्यू को उस मेंबर का अल्टीमेट स्ट्रेस बोला जाता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस वैल्यू होगी उसको क्या बोला जाएगा, इसका अल्टीमेट स्ट्रेस वैल्यू बोला जाएगा। अब यहां पर देखो, यानी इसके बियॉन्ड अगर आप स्ट्रेस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं तो मेंबर फेल होना स्टार्ट होता है। और जब भी माइल्ड स्टील फेल होता है तो माइल्ड स्टील हमेशा नेकिंग में फेल होता है। और नेकिंग का मतलब होता है कि जो उसका वीकर सेक्शन होगा, उस वीकर सेक्शन का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है। और रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन, लोकल क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, उसी को क्या बोला जाता है, नेकिंग। यानी ये जो है आपका यहां पर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, नेकिंग जोन।
और ये जो अल्टीमेट पॉइंट आपको मिलेगा इसको क्या बोला जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। यानी इस पॉइंट पर जो है वीकर सेक्शन से वो मेंबर दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या बोला जाता है, इस पॉइंट को फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है। तो देखो यहां पर जो है अगर हम ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के ये डिफरेंट डिफरेंट जो है हम पॉइंट्स को यहां पर डिफाइन करते हैं, डिफरेंट जोन्स को यहां पर डिफाइन करते हैं, तो इनको वन बाय वन जो है एक बार यहां पर लिख लेते हैं। तो बताओ ए क्या होगा, यहां पर ए को क्या बोलेंगे, बताओ ए को क्या बोला जाएगा, ए को क्या बोला जाएगा, ए जो है ये होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, ये क्या होती है, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट होती है। बी को क्या बोला जाता है, बताओ, बी को बोला जाता है इलास्टिक लिमिट, इसको क्या बोला जाता है, इलास्टिक लिमिट ऑफ द मटेरियल या माइल्ड स्टील आप बोल सकते हैं। और ये सी पॉइंट जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड, अपर यील्ड पॉइंट बोला जाता है। और अगर हम बात करें यहां पर डी, तो डी क्या होगा, इसको क्या बोला जाता है, लोअर यील्ड पॉइंट बोला जाता है। फिर जो ये डी और ई है इस जोन को यील्ड प्लेट्यू बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको यील्ड प्लेट्यू बोला जाता है, यील्ड प्लेट्यू। और फिर जो आपका यहां से ई से यू है इसको बोला जाता है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। और ये यू पॉइंट है, इस यू पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, अल्टीमेट पॉइंट बोला जाता है या अल्टीमेट लिमिट बोला जाता है। और इसके बाद यूएफ जोन है, इस यूएफ जोन को क्या बोला जाता है, इसको नेकिंग जोन बोला जाता है, क्या बोला जाता है इसको, इसको बोला जाता है नेकिंग जोन। और जो लास्ट पॉइंट है आपका एफ, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। जिस पॉइंट पर जो है मेंबर अल्टीमेटली क्या होता है, फेल होता है, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। यानी अगर यहां पर स्ट्रेन वैल्यूज को हम देखें, अगर जो है स्ट्रेन वैल्यूज को हम देखें तो स्ट्रेन वैल्यूज यहां पर कहां तक होगी, बताओ, तो बताओ अल्टीमेटली यहां पर जो है मेंबर आपका फेल होगा, तो बताओ यहां से लेकर यहां तक की स्ट्रेन को क्या बोला जाता है, इस स्ट्रेन को बोला जाता है, बताओ, प्लास्टिक स्ट्रेन या पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन। इलास्टिक स्ट्रेन के बाद की जो स्ट्रेन है इसको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन बोला जाता है। तो ये वाली जो स्ट्रेन है इसको क्या बोला जाता है, इसको पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, पोस्ट इलास्टिक स्ट्रेन, या आप क्या बोल सकते हैं इसको, बताओ क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं प्लास्टिक स्ट्रेन, क्या बोल सकते हैं इसको, प्लास्टिक स्ट्रेन बोल सकते हैं। यानी कभी भी रिकवर ना होने वाली ये क्या होगी, आपकी स्ट्रेन हो गई। ठीक है, तो एक बार जो है इसको बना लीजिए। तो एक एक करके जो है इनकी डेफिनेशन और इनके पॉइंट्स जो है यहां पर हम मेंशन करेंगे। ठीक है, ये है आपका माइल्ड स्टील के लिए जब हम टेंशन टेस्ट कंडक्ट करते हैं तो उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है इस प्रकार से हमको मिलता है, अलग अलग पॉइंट्स और अलग अलग जोन यहां पर हमको प्राप्त होते हैं और उनके बारे में यहां पर जो है हम एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस करेंगे।
हो गया। चलिए, तो एक एक पॉइंट जो है यहां पर मेंशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है आपका प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए। तो फर्स्ट हेडिंग आप लिखेंगे, फर्स्ट हेडिंग इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए। फर्स्ट हेडिंग इज प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए। बताओ इस प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट ए को कैसे डिफाइन करेंगे? हाँ जी, ये ए लिमिट वो लिमिट है जिस लिमिट तक जो है स्ट्रेस और स्ट्रेन किसी मेंबर में लीनियरली बिहेव करता है, उस लिमिट को क्या बोला जाता है? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट बोला जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है कि इस लिमिट के बाद धीरे धीरे मेंबर अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी को वेनिश करता है। ठीक है। और तीसरा, हुक्स लॉ जो है कहां तक वैलिड है? हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? तो हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू द प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके किसमें? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट में आएंगे। फर्स्ट, इट इज द पॉइंट अप टू विच stress and strain varies linearly। इस पॉइंट तक जो है इट इज अ लिमिट बोल दीजिए, चाहे पॉइंट बोल दीजिए। लिमिट अप टू विच, पॉइंट ना लिखकर अगर आपको लिखना है तो, क्योंकि लिमिट लिखिए आप तो लिमिट बोल दीजिए। लिमिट अप टू विच स्ट्रेस एंड स्ट्रेन वेरीज लीनियरली। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं यहां पर आप बताओ? दूसरा पॉइंट, बियॉन्ड दिस लिमिट इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल स्टार्ट सीजिंग या वैनिसिंग। इलास्टिक बिहेवियर of material starts सीजिंग बोल दीजिए या वैनिसिंग। सीजिंग बोल दीजिए या आप क्या बोल सकते हैं इसको? वैनिसिंग। वैनिसिंग का मतलब है कि धीरे धीरे यहां से इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल क्या होती है? इलास्टिक बिहेवियर ऑफ द मटेरियल क्या होता है? धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हो जाता है। कहां से? प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड है? हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी हुक्स लॉ इज वैलिड अप टू दी दिस लिमिट। इस लिमिट तक जो है हुक्स लॉ वैलिड होता है। ठीक है। पहला पॉइंट आपने जो है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट को यहां पर आपने जो है डिफाइन किया है। सेकंड, हम यहां पर बात करते हैं इलास्टिक लिमिट को। इलास्टिक लिमिट, और इस इलास्टिक लिमिट को किससे आपने? बी से रिप्रेजेंट किया। क्या होती है भाई ये इलास्टिक लिमिट? बताओ ये लिमिट क्या होती है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट जिस पॉइंट पर मेंबर अपनी इलास्टिक बिहेवियर को कंप्लीटली वैनिश कर देता है, उस पॉइंट को, उस लिमिट को क्या बोला जाता है? इलास्टिक लिमिट। और इस इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग अगर हम स्ट्रेस वैल्यू को यहां पर हटा दें, लोड वैल्यू को हटा दें, तो हमको जो है मेंबर की जो आपकी क्या है, मेंबर की जो लेंथ है वो हमको मिलती है। रिगेन का मतलब है कि जो है मेंबर अपनी पोजीशन को रिगेन करता है। अगर हम इस पॉइंट पर क्या करेंगे? मेंबर की अनलोडिंग करते हैं तो मेंबर गेट्स इट्स जो है ओरिजिनल पोजीशन, तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन करता है। क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर है।
तो यहां पर, और तीसरा पॉइंट क्या होगा भाई, इसके इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन वैल्यू आएंगी उन स्ट्रेन वैल्यू को क्या बोला जाता है, इलास्टिक स्ट्रेन या रिकवरेबल स्ट्रेन बोला जाता है। तो 3 पॉइंट भी यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो पहला पॉइंट, द लिमिट अप टू विच limit up to which limit up to which up to which up to which up to which material completely ceases या vanishes its elastic behavior elastic behavior। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर जो है मटेरियल अपना इलास्टिक बिहेवियर को कंप्लीटली लॉस कर देता है, खत्म कर देता है। क्लियर है? सेकंड पॉइंट है, if material get unload at this limit, then material regain its original position। मटेरियल या मेंबर बोल दीजिए, मटेरियल बोल दीजिए, कोई भी आपको लिखना है, ठीक है। मटेरियल गेट्स मटेरियल regains its original position। ठीक है? अगर हम यहां पर किसी मेंबर को अनलोड करते हैं तो अनलोड करने पर जो है वापस से जो है अपनी पोजीशन को रिगेन कर लेगा। तो इस इलास्टिक लिमिट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन डेवलप होगी, तो बताओ क्या होगा? हाँ जी बताओ। स्ट्रेन डेवलप्ड corresponding to this limit corresponding to this limit is known as elastic strain और क्या बोलेंगे, और रिकवरेबल स्ट्रेन, रिकवरेबल स्ट्रेन। चौथा पॉइंट भी लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ मटेरियल स्टार्ट्स फ्रॉम दिस लिमिट, बियॉन्ड दिस लिमिट। तो आप चौथा पॉइंट भी आप लिख सकते हैं, एडिंग ऑफ मटेरियल स्टार्ट्स बियॉन्ड दिस लिमिट। एडिंग ऑफ मटेरियल starts beyond this limit। इस लिमिट के बाद अगर आप फिर से फर्दर लोडिंग करेंगे तो इलास्टिक स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टिक स्ट्रेन, और इसी को क्या बोला जाता है, एडिंग ऑफ द मेंबर बोला जाता है। पॉइंट क्लियर हो गया? बताइए, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? वेनिसेस का मतलब क्या होता है? वेनिसेस का मतलब होता है गायब होना, खत्म होना, समाप्त होना। वेनिसेस लिख लीजिए, सीजिंग बोल दीजिए, चाहे वेनिसेस बोल दीजिए। वेनिसेस का मतलब होता है समाप्त होना, समाप्त होना। या खत्म होना। चलिए तीसरा पॉइंट क्या भाई, अपर यील्ड पॉइंट। तीसरा है यील्ड पॉइंट, तीसरा है आपका यील्ड पॉइंट।
यील्ड पॉइंट क्या होते हैं? जिस पॉइंट के बियॉन्ड जो है इलास्टिक स्ट्रेन कन्वर्टेड इनटू द प्लास्टिक स्ट्रेन, तो उसको क्या बोला जाता है? यील्ड पॉइंट बोला जाता है। कितने टाइप के यील्ड पॉइंट होते हैं बताओ? क्या होता है? एक आपका अपर यील्ड पॉइंट होता है, एक होता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट, और दूसरा क्या होता है? अपर यील्ड पॉइंट, और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है लोअर यील्ड पॉइंट। एक अपर यील्ड पॉइंट और दूसरा क्या होता है? लोअर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट किया आपने? ए बी सी, सी से, और इसको किससे? डी से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है? यील्ड पॉइंट, द पॉइंट और लिमिट बियॉन्ड विच elastic strain converted into the elastic strain converted into the beyond which elastic strain converted into the plastic strain, तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है यील्ड पॉइंट। देयर आर टू टाइप ऑफ यील्ड पॉइंट measured in a elastic material. One is the upper yield point and दूसरा आपका lower yield point. एक नोट पॉइंट आपको यहां पर लिखना है। नोट पॉइंट क्या है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल जो है वो किसके करस्पॉन्डिंग मेजर की जाती है? बताओ। यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मेंबर मटेरियल, किसी भी मटेरियल के यील्ड स्ट्रेंथ Fy। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका यहां पर नोट पॉइंट है यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल, एड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल या मेंबर, जिसको भी आपको लिखना है, मटेरियल मेजर्ड करस्पॉन्डिंग टू measured stress corresponding to lower yield point, lower yield point, जिसको आपने क्या बोला यहां पर? डी बोला। तो अगर हम यहां पर एग्जांपल बोलें तो एग्जांपल जो है आपका माइल्ड स्टील है, तो माइल्ड स्टील का बताओ, माइल्ड स्टील की यील्ड स्ट्रेंथ करस्पॉन्डिंग टू लोअर यील्ड पॉइंट कितनी होगी? बताओ कितनी होगी? 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। यानी किसके करस्पॉन्डिंग है ये जो स्ट्रेस है वो किसके करस्पॉन्डिंग है? लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग। तो माइल्ड स्टील के लोअर यील्ड पॉइंट के करस्पॉन्डिंग स्ट्रेंथ, जो स्ट्रेस वैल्यू है 250 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर आती है, तो इसी को क्या बोला जाता है? इसी को इसका क्या बोला जाता है? यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द माइल्ड स्टील बोला जाता है। क्लियर है? हाँ जी, पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, चौथा जो है यहां पर क्या है बताओ? कौन सा है? यील्ड प्लेट्यू। तो चौथा है यील्ड प्लेट्यू, चौथा है यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू। और यील्ड प्लेट्यू को किससे डिफाइन किया आपने? बताओ। डीई से डिफाइन किया है। बताओ यील्ड प्लेट्यू किससे डिफाइन किया है? डीई से डिफाइन किया है। तो कैसे डिफाइन करेंगे यील्ड प्लेट्यू को? बताइए, यील्ड प्लेट्यू को डिफाइन कैसे करेंगे? यील्ड प्लेट्यू वो जोन है जिस जोन में विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस, जिस जोन में स्ट्रेन वैल्यू बिना स्ट्रेस के इंक्रीज करे इंक्रीज होती है, उसको क्या बोला जाता है? यील्ड प्लेट्यू बोला जाता है। क्लियर है? तो it is the zone in which it is the zone in which it is the zone in which strain of the material increases without, बताओ क्या है? विदाउट
increase in stress value, without increase in stress value। और यही चीज सबसे खराब होती है किसके लिए? स्टील के लिए। तो जब भी हम आरसीसी में स्टील को इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर इस यील्ड प्लेट्यू को रिमूव किया जाता है बाय कोल्ड और हॉट प्रोसेस से। किसे? कोल्ड और हॉट प्रोसेस से, ताकि अगर स्ट्रेसेस वैल्यू अगर इंक्रीज भी गई हो गई तो वहां पर स्ट्रेन कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन ना आए। तो उस कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन यानी इस यील्ड प्लेट्यू को रोकने के लिए क्या किया जाता है? तो आरसीसी मेंबर में जो हम रेनफोर्समेंट इस्तेमाल करते हैं तो उनको कैसे कोल्ड और जो है आपका हॉट प्रोसेस से ट्विस्टिंग करके उनको बनाया जाता है और उसमें क्या किया जाता है? इस यील्ड प्लेट्यू को रिमूव किया जाता है। क्लियर है? अगर यील्ड प्लेट्यू को रिमूव नहीं करेंगे तो अगर किसी वजह से मेंबर उस स्ट्रेस वैल्यू तक पहुंच गया तो फिर क्या होगा? कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन मेंबर में होगा। तो वो कंटिन्यूस डिफॉर्मेशन हम नहीं चाहते। तो इसलिए जो है वहां पर क्या किया जाता है? तो जब भी हम ये आपका किसी भी इलास्टिक मेंबर को हम यूज करते हैं तो हमेशा या डक्टाइल मेंबर को यूज करते हैं तो उसमें सबसे पहला काम होता है उस यील्ड प्लेट्यू को रिमूव करना। क्लियर है? तो ये जहां पर जिस जोन में मटेरियल का क्या होगा? स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीज होगी विदाउट इंक्रीज इन द स्ट्रेस वैल्यू, तो उसको क्या बोला जाता है? उस जोन को यील्ड प्लेट्यू बोला जाता है। तो किससे डिनोट किया आपने? डीई से डिनोट किया है। क्लियर है? चलिए, पांचवा जो है आपका पांचवा जोन जो है वो कौन सा है? पांचवा जोन जो है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन। 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 और इसको आपने किससे रिप्रेजेंट किया है? ई। अब बताओ यू क्यों लिया होगा मैंने यहां पे? क्योंकि अल्टीमेट पॉइंट को किससे? यू से दिखाना था और फ्रैक्चर पॉइंट को किससे? एफ से दिखाना था। तो इसलिए यहां पर जो है स्ट्रेन हार्डनिंग जोन को हमने किससे? ईयू से हमने डिनोट किया है। स्ट्रेन हार्डनिंग जोन क्या होता है? कि जहां पर फर्दर स्ट्रेस इंक्रीज करने पर मटेरियल के स्ट्रेन वैल्यू भी इंक्रीज होती है परंतु मटेरियल जो है हार्ड होना स्टार्ट होता है। इट मींस डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल। तो ये डक्टिलिटी किस में चेंज होती है? ब्रिटलनेस में चेंज होती है। और जब मटेरियल ब्रिटल होता है तो मटेरियल हार्ड होना स्टार्ट होता है। हार्डनेस उसकी क्या होती है? इंक्रीज होती है। जब हार्डनेस इंक्रीज होती है तो इसका मतलब है धीरे धीरे वो फेलियर की तरफ बढ़ रहा है। क्लियर है? तो इसको क्या बोला जाता है? तो जिस जोन में मटेरियल में या किसी मेंबर में स्ट्रेस वैल्यू को इंक्रीज करने पर स्ट्रेन वैल्यू इंक्रीज तो होती है परंतु मटेरियल क्या है? हार्ड होना स्टार्ट होता है। तो उस जोन को क्या बोला जाता है? स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोला जाता है। क्लियर है? पॉइंट लिख लीजिए। द जोन in which strain value increases with increase in stress, increases in with increase in stress, with increase in stress, but material gets hard. But material gets hard. तो बताओ इस जोन में क्या होता है? कौन सी प्रॉपर्टी किस प्रॉपर्टी में चेंज होती है? इन दिस जोन डक्टिलिटी ऑफ द मटेरियल चेंजेस इनटू द ब्रिटलनेस। ठीक है? यानी डक्टाइल नेचर जो है वो किसमें? ब्रिटल नेचर ऑफ द मटेरियल में चेंज होता है। तो यहां पर आप लिख सकते हैं इन दिस जोन ductility of material changes to brittleness. Ductility of material changes to brittleness. Changes to brittleness. क्लियर?
तो इसको क्या बोला जाता है, स्ट्रेन हार्डनिंग जोन बोला जाता है। फिर जो है छठा पॉइंट आपका क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट। क्या होता है, अल्टीमेट पॉइंट। अल्टीमेट पॉइंट, और अल्टीमेट पॉइंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्टीमेट पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है जिसके करस्पॉन्डिंग मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, या मैक्सिमम स्ट्रेस को कैरी करने की रेजिस्टेंस होती है, या मैक्सिमम स्ट्रेस को जिस पॉइंट पर वो कैरी कर सकता है बिफोर द फेलियर, उस पॉइंट को क्या बोला जाता है, अल्टीमेट पॉइंट। और अल्टीमेट पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होती है उसको क्या बोला जाता है, अल्टीमेट स्ट्रेस। और इसी अल्टीमेट स्ट्रेस को उसकी स्ट्रेंथ इन टर्म्स ऑफ आप स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। क्या बोला हमने कि बिफोर द फेलियर मैक्सिमम स्ट्रेस कितना वो मैक्सिमम रेजिस्ट कर सकता है, दैट पर्टिकुलर स्ट्रेस इज नोन एज अल्टीमेट स्ट्रेस। और उसी अल्टीमेट स्ट्रेस को उसकी स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। क्या बोला, उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ भी बोल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेंथ क्या होती है, मैक्सिमम रेजिस्टिंग कैपेसिटी। अगर लोड को रेजिस्ट कर रहा है तो लोड जो है लोड स्ट्रेंथ होगी, अगर शेयर को रेजिस्ट कर रहा है तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ होगी, अगर जो है स्ट्रेस को रेजिस्ट कर रहा है तो क्या बोलेंगे उसको, बताओ, उसकी स्ट्रेंथ को रेजिस्ट करने की उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी बोलेंगे। तो अल्टीमेट पॉइंट क्या होता है, द पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू विच, द पॉइंट corresponding to which, the point corresponding to which material gets maximum stress before the failure। stress before the failure। और इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस को, तो स्ट्रेस को क्या बोला जाता है, इसके करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस करस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, क्या बोला जाता है, कौन सी स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस। अल्टीमेट स्ट्रेस, या इसी को क्या बोला जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल भी बोला जाता है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल किसके टर्म्स में, स्ट्रेस के टर्म्स में। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस होगी अल्टीमेट स्ट्रेस होगी, या वही अल्टीमेट स्ट्रेस को क्या बोलेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल बोलते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस। पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट जो है सातवां पॉइंट आपका क्या है, बताइए। सातवां पॉइंट आपका कौन सा है, नेकिंग जोन। नेकिंग जोन, नेकिंग का मतलब होता है लोकल रिडक्शन इन क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। नेकिंग का मतलब क्या होता है, मैंने पहले यहां पर जो है नेकिंग लिख लेता हूं। व्हाट इज नेकिंग? नेकिंग का मतलब होता है, अगर हम यहां पर मेंबर की बात करें कि ये आपका जो है ये मेंबर है, और मेंबर पर आपने जो है यहां पर पुलिंग फोर्स लगाया, और पुलिंग फोर्स लगाने पर ये इसका वीकर सेक्शन था, और वीकर सेक्शन पर जो है यहां पर क्या हुआ, ये मेंबर फेल हुआ, और इस प्रकार से मेंबर क्या हुआ, फेल हुआ। किसकी वजह से? अल्टीमेट लोड की वजह से। तो अल्टीमेट लोड की वजह से मेंबर फेल हुआ। तो बताओ यहां पर जो है इस पर्टिकुलर, ये इसका कौन सा वीकर सेक्शन हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप, वीकर सेक्शन। ये इसका क्या हो गया, वीकर सेक्शन हो गया। तो वीकर सेक्शन के करस्पॉन्डिंग जो है यहां पर क्या है, धीरे धीरे क्रॉस सेक्शन रिड्यूस हो रहा है। यहां पर क्रॉस सेक्शन कंप्लीट था, अब धीरे धीरे क्या हो गया, क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट हो गया। तो जहां पर क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, लोकली मेंबर का क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है, तो इसको क्या बोला जाता है, नेकिंग बोला जाता है। तो नेकिंग क्या है, लोकल रिडक्शन इन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर। तो लोकल, इसको क्या बोला जाता है, लोकल रिडक्शन इन
reduction in local reduction in क्रॉस सेक्शन ऑफ द मेंबर, क्रॉस सेक्शन ऑफ मेंबर, तो इसी को क्या बोला जाता है, नेकिंग बोला जाता है। तो फेल होने से पहले मेंबर का जो है वीकर सेक्शन पर क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है, तो जिस जोन में ये क्रॉस सेक्शन जो है यहां से स्टार्ट होगा और यहां तक जो है आपका क्या होगा, ये क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होगा। तो जिस जोन में जो है ये क्रॉस सेक्शन रिड्यूस होता है तो उस जोन को क्या बोला जाता है, नेकिंग जोन बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें इसकी, द जोन इन विच material reduces in which cross section of material reduced at weaker section is known as necking zone, is known as necking zone। ठीक है, और 8वां पॉइंट क्या है आपका, बताइए 8वां पॉइंट क्या है, बताइए, फ्रैक्चर पॉइंट। क्या बोलेंगे इसको, फ्रैक्चर पॉइंट। और फ्रैक्चर पॉइंट क्या है, जिस पॉइंट पर जो है अल्टीमेटली मटेरियल फेल होता है, द पॉइंट एट विच मटेरियल गेट्स फेल, कंप्लीटली फेल्ड, द पॉइंट एट विच material gets completely failed, तो उसको क्या बोला जाता है, आपका फ्रैक्चर पॉइंट बोला जाता है। तो ये हमने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो है माइल्ड स्टील के लिए हमने देखा, और इसके बाद जो है कल के लेक्चर में बाकी रिमेनिंग प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस करेंगे। अब रियल प्रॉपर्टीज जो है आपकी इसके बाद आएंगी। ठीक है, ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। क्लियर है, चलिए, थैंक यू।